हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी बज गए हैं रात के 2 और हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आज देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का लेक्चर नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। क्या कहता है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यानी जब हम दो वेव्स लेंगे और दोनों वेव्स को हम सुपर इंपोज करेंगे या सुपरपोजिशन में रखेंगे, तो उसका जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या होगा, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेगी, और वो क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसीडर करना है कि दो वेव्स है हमारे पास, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तभी तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकेंगे सही तरीके से। और जिनका फेज जो डिफरेंस है वो है पाई। यानी मान लो अगर पहला कोई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा 5 से स्टार्ट हो रहा है, इतना याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एट x इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल पोजीशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 0 थे। उस टाइम पर हमने क्या किया, उस टाइम पर हमने दो इक्वेशन लिए। एक लिया y1 के लिए जो कि फेज 1 के लिए है, पहली वेव के लिए है, और दूसरा है y2 के लिए जो कि दूसरी वेव के लिए है। तो हमारा y1 क्या कहता है, तो y1 कहता है बच्चों a1 sin ओमेगा t प्लस 0। ये जो फाई की वैल्यू है y1 में 0 है, इसलिए हमने वहां पर फाई इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, डायरेक्टली लिख दिया है y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। राइट, अब बात करते हैं y2 की। तो y2 क्या कहता है, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। यानी दोनों के बीच में हमको क्या दिख रहा है, फाई का फेज डिफरेंस है, इतना तो पता चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके हिसाब से क्या होता है, नेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। तो हम क्या करेंगे, नेट y लिख देंगे, यानी y लिख देंगे, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। लिख लिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखना है हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बन जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या किया, y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें पता है बच्चों sin a प्लस b का तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। तो जो a2 sin ओमेगा t प्लस फाई है, इसको ना थोड़ा सा एक्सपांड कर देता है इस तरह से, ये एक्सपांड हो गया है। अब यहां पर मुझे क्या मिलेगा, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t इंटू कॉस फाई प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू साइन फाई। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर sin ओमेगा t यहां पर डबल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ये sin ओमेगा t को अलग अलग ले लेता हूं और उनको कॉमन निकाल लेता हूं। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, मुझे मिलेगा a1 प्लस a2 cos फाई इंटू साइन ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू साइन फाई, ये मिल गया है। तो ये इक्वेशन आ गया है बच्चों। राइट, अब मैं क्या करता हूं, जो a1 प्लस a2 cos फाई है इसको लिख देता हूं a cos थीटा, a2 sin फाई है उसको लिख देता हूं a sin थीटा। अब क्या देता हूं, मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मेरी सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर अपने को और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो ये आ गया बच्चों अपने पास। राइट, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो इक्वेशन मुझे मिल गया वो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a sin थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहां पर अरेंज करना है a को। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको अरेंज कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a sin थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये है। इसमें से a तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं। उसके बाद बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। अब मैं इसमें से अगर ये टर्म देखो तो क्या साइन a प्लस बी जैसा दिख रहा है, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जैसा दिख रहा है ना। तो उसको मैं क्या करता हूं, उसको लिखता हूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख देता हूं। ये बन गया बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 3। यही है बच्चों इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, तो इस इक्वेशन को कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, जो हमने एम्पलीट्यूड निकाला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यूज निकालनी है।
वो कहीं निकाल तो कैसे चलेगा, तो वो भी तो हमको निकालनी पड़ेगी ना। चलिए उसको निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 था उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को स्क्वायर कर लिया और दूसरे इक्वेशन को भी स्क्वायर कर लेता हूं। अब क्या करता हूं, मैं इनको इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 देता हूं। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, चौथे और पांचवें को इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बच्चों इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे कहां पर है, राइट हैंड साइड में है। और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉमन निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। मिल गया है, आगे बढ़ता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, मुझे क्या दिखेगा, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 ये दिख रहा है। क्या मैं इसमें से a2 स्क्वायर को कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 को एक जगह पे ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। और हमको पता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 होने है वाला है 1। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब अगर दोनों को मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा मेरा इक्वेशन नंबर 6, जो कि है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। ये मिल गया मुझे इस तरह का इक्वेशन, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन के हमें कुछ केसेस देखनी है। कैसे केसेस देखनी है, जब फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या होगा, फाई की वैल्यू पाई रखेंगे तब क्या होगा, फाई की वैल्यू π/2 रखेंगे तो क्या होगा, ये सब केसेस अपने को देखनी है। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूं, केसेस देखता हूं। पहली केस देखता हूं, जब फाई की वैल्यू होगी 0, यानी वेव्स एक ही फेज में है, तब दोनों वेव्स एक ही फेज में स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये हमको अभी देखना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन मैंने फिर से एक बार लिख दिया है। अब यहां पर मैं करता हूं cos फाई की वैल्यू रख देता हूं 0। अब यहां पर जैसे ही मैंने 0 रखा तो cos 0 आ जाता है 1। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाता है, मेरा इक्वेशन इस तरह से आ जाता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, वो क्या है, a1 प्लस a2 मिल गई है। अगर मैं यहां पर a1 और a2 की वैल्यू अगर रखता हूं a0, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, a इज इक्वल ट्वाइस a0 मिल जाएगा, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये बच्चों a की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब आपका फाई कब होता है, 0 होता है, उस टाइम पर आपकी a की वैल्यू तो मिल गई है आपको मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों अभी हमको देखनी है दूसरी स्पेशल केस, जब हम क्या लेंगे, फाई की वैल्यू ले लेंगे पाई। ठीक, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हम देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है जब फाई की वैल्यू पाई होती है, 180 डिग्री होती है, तो हमको आंसर क्या मिलता है, माइनस में मिलता है, -1 मिलता है। वही हमने यहां पर पुट कर दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमको वैल्यू मिल गई है। तो ये कैसे रहेगी, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड दर्शाएगा। ठीक, राइट। अब यहां पर बात करता है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a0। ये क्या आ जाए बोलो, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू मिल जाती है 0। आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है बच्चों इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। और ये जो इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। किसको प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, राइट। अब यहां पर देखो बच्चों कि यहां पर हमने क्या लिखा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तब हमारे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहने वाली है। तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर हमने लिख लिया है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों इंटेंसिटी मिनिमम कब रहेगी। तो बच्चों इंटेंसिटी मिनिमम तब रहेगी जब आपका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम रहेगा उसी टाइम पर। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ये मिल गया फॉर्मूला।
ठीक, अभी हमको करना है बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.1 आपकी किताब के अंदर का। तो क्या कहता है एग्जाम्पल 6.1, उसको देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसाइडल वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे यहाँ पर दो इक्वेशन देके हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है x और y की वैल्यू कैसी है, सेंटीमीटर में है, और टाइम t कैसा है, सेकंड में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है, यानी φ2 माइनस φ1 की वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है। और हमको क्या दिया है, और फिर फेज डिफरेंस कब निकालना है, तो जब आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और t की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। राइट, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं y1 और y2 के वैल्यूज। ठीक, अब यहां पर देखते हैं हमको क्या कैलकुलेट करना है। जब हमको x की वैल्यू 5 दी है और t की वैल्यू 2 सेकंड दी है, उस टाइम पर क्या फेज डिफरेंस होगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल देते हैं, x की वैल्यू 5 डाल देते हैं और t की वैल्यू 2 डाल देते हैं। तो बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y1 = 4 sin 40 ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर जो 40 है बच्चों, ये क्या है, φ1 है। राइट, उसी तरह से हम क्या करते हैं, φ2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों आ गई है आपकी y2 की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 40 माइनस 40 हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 5 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर हमने बच्चों लिख लिया है फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स इज 5। तो अब बच्चों हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट बी पार्ट को। तो क्या कहता है हमारा बी पार्ट, व्हेन दिस टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अब क्या कर रहे हैं, दोनों जो वेव्स है वो इंटरफेयर कर रही है, यानी क्या हो गया, इन दोनों के बीच का फाई क्या आ गया, फाई आ गया 0। ठीक है, तो उस टाइम पर इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होगी ये हमको ढूंढना है। तो आइए ढूंढ लेते हैं क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे फाई = 0। क्यों, क्योंकि दोनों वेव्स क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। अब हमको पता है बच्चों, ऑलरेडी हमको इक्वेशन दिए थे, y1 और y2 की इक्वेशन दिए थे, वहां से हमको पता चल रहा है कि a1 की वैल्यू भी 4 थी और a2 की वैल्यू भी 4 थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है a = a1 + a2 जो मैक्सिमम के लिए एम्पलीट्यूड के लिए है, इसके अंदर वैल्यू पुट करने के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इंटेंसिटी तो हमको पता चल रही है, इसका स्क्वायर आएगा, यानी 64 आने वाला है। तो ये आ गया हमारा 64 इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, अभी हमें मिनिमम इंटेंसिटी भी निकालनी है। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब आएगी, जब आपका फाई होगा, पाई। ठीक है, तो यहां पर a क्या होता है, a1 - a2 होता है। तो यहां पर हम डाल देंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी आ गई आपके 0। राइट, तो आइए नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहां पर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है बच्चों, मुझे लिखना है टाइम t। तो यहां पर जो टाइम t है वो क्या दिया है, 4 मिलीसेकंड में दिया है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, t = 4 × 10⁻³ सेकंड लिखना पड़ेगा। राइट, इतना लिख लिया है। अब क्या करता है, इसका हम ग्राफ किस तरह से निकलता है वो देखेंगे। पूरी वैल्यूज हमने यहां पर डाल दी है। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें टाइम पीरियड t दिख रहा है, वो यहां पर देखिए 4 × 10⁻³ सेकंड को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा, मेरा टोटल मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन करिए इसको। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, यहां पर हमको निकालनी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव्स निकालनी है। तो एक एक करके निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने टाइम t = 40 ले लिया है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 16 × 10⁻³ आने वाला है। ये इतना टाइम पीरियड आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई बच्चों, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसका इनवर्स निकल के आएगी। तो वो कितनी आती है, 0.0625 × 10⁻³ मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आ जाएगी 62.5 हर्ट्ज आ जाएगी। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको और भी निकालना है। अब निकालते हैं बच्चों वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ देखिए बच्चों, यहां पर जो है 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो वो उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा इसके डबल हो जाएगा।
तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 2.0 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो लैम्डा क्या आएगा हमारा, तो लैम्डा आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, लिख लिया है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चों, v इज इक्वल टू m लैम्डा है। अब हमारे पास n की भी वैल्यू है और v की भी लैम्डा की वैल्यू है, तो स्पीड तो निकल जाएगी यहां से, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो है स्टेशनरी वेव्स का। तो जो भी बच्चे म्यूजिक बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं, तो इन लोगों को स्टेशनरी वेव्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी होगी। स्टेशनरी वेव्स में क्या करते हैं, जैसे आपने वायलिन ले लिया, गिटार ले लिया, तो गिटार में एक स्ट्रिंग होती है, वो होती है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको जब खींचते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होती है, ऐसे म्यूजिक की आवाज आती है, टन के साथ आवाज आती है, राइट। तो होता क्या है यहां पर देखेंगे, जैसे हमने इसको खींच के छोड़ा तो क्या होता है, दो वेव्स निकलती है, एक अपोजिट इस दिशा में जाती है तो दूसरी इस दिशा में जाती है। अब जब दोनों अपोजिट दिशा में जा रही है तो ए जो वेव जा रही है वो कैसी है, थ्रो है, और बी वेव कैसी है, क्रेस्ट है। तो जो थ्रो से टकराएगी आपके डेंसर मीडियम से वो थ्रो हो जाएगी क्रेस्ट में कन्वर्ट, और जो बी वेव्स है जो कि है अभी क्रेस्ट, वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी थ्रो में कन्वर्ट, इस तरह से, ठीक। ये हो गई कन्वर्ट। अब यहां पर जो जब वापस आएगी ये वेव, तो एक पॉइंट पे मिलेगी, वहां पर आपका एम्पलीट्यूड होगा 0, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, और जो वहां पर आपको एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा दिखेगा उस पॉइंट को कहते हैं हम एंटीनोड। इतना याद रखो। अभी करते हैं इसका इक्वेशन, जो कि है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो बच्चों अभी हमको कुछ कंसीडरेशन करने हैं, तो सबसे पहले क्या कंसीडरेशन करना है वो देखते हैं। कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोगेटिंग ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक रस्सी ले ली जो कि दोनों सिरों से बांधी थे और उसको ऐसे खींच लिया, तो दो जो वेव्स निकलेगी वहां से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनका एम्पलीट्यूड कैसा है, इक्वल है, और वेवलेंथ भी कैसी है, इक्वल है। यही हमने कहा है। अब हमको एक चीज रिमेंबर करनी है बच्चों, जो कि है 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के और 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक। तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा इक्वेशन मिलेगा निगेटिव डायरेक्शन, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन का जो इक्वेशन निकलने वाला है उसको देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है बच्चों, यहां पर ये ऑलरेडी मैथमेटिकली लाया गया इक्वेशन है। ये कैसे आया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये आया है इक्वेशन, ठीक। अब यहां पर ये इक्वेशन को नाम दे देंगे हम 1। तो ये क्या है, y1 इज इक्वल टू a sin इन ब्रैकेट 2 पाई अगेन ब्रैकेट nt माइनस x अपॉन लैम्डा ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन आ गया 1। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, जो कि निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। एक तो जा रहा है बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा है निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन में यहां पर भी इस तरह से मिल जाए इक्वेशन। अब यहां पर देखो, यहां पर ऊपर में है माइनस एक्स बाय लैम्डा और नीचे में है प्लस एक्स बाय लैम्डा। अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से अपना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का फॉर्मूला यूज करता हूं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो नेट y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो बच्चों क्या आपको एक फॉर्मूला याद है साइन c प्लस साइन d का, वो क्या होता है, इस तरह से होता है, याद है आपको साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यू है c की और d के, ये सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपके किताब में जो है ना वो शॉर्ट में दिया है, हम थोड़ा सा इसको ना एलाबोरेट करेंगे किस तरह से करना है। तो यहां पर क्या करता है हम बच्चों, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू के स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज निकालते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से निकाली है। तो मैं क्या करता हूं, c प्लस डी बाई टू को ऐड कर देता हूं, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा यहां पर माइनस एक्स बाय लैम्डा है और इस साइड में प्लस एक्स बाय लैम्डा है। तो दोनों को मैं अगर कैंसिल कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा रे बच्चों, तो मुझे मिलेगा इस तरह का इक्वेशन। अब अगर मैं यहां पर देख लेता हूं c प्लस डी बाई टू क्या आएगा, 4 पाई एन टी अपॉन 2 आ जाएगा।
तो ये बन गया है मेरा बच्चों c प्लस डी बाई टू। इसको ऊपर ले लेता हूं और डायरेक्टली c माइनस डी भी इसी तरह से आएगा, तो उसको भी यहां पर लिख लेता हूं साइड में। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हमारे इक्वेशन में डाल देता है, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर बच्चों, देखिए ये तो कॉमन निकलने वाला है, तो क्या मिलेगा, तो इस तरह से इक्वेशन हमको मिल गया। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना है और इसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, तो यहां पर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है और यहां पर इसको इक्वेशन दे दिया है नंबर 3। अब देखिए बच्चों, ये 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा, इसकी जगह पे अगर मैं a लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, तो मुझे यहां पर मिलेगा इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin 2 pi nt, ये वैल्यू मिल जाती है। इसको और आगे बढ़ते हैं, क्या आपको दिख रहा है यहां पर, देख लीजिए, दिख गया। हाँ, तो अब यहां पर बच्चों हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, 2 पाई n होती है, जो कि हमने पहले रिमेंबर की थी। तो यहां पर देखिए बच्चों y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हमको आ जाता है। तो ये इक्वेशन आ गया बच्चों। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जो कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो हमको देखनी है डेफिनेशन स्टेशनरी वेव की। तो यहां पर दिख रही है आपको स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विथ ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। ये हमको यहां पर मिल रहा है इसकी डेफिनेशन को याद करिए, आगे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन होती है नोड की, हमने अभी बताया था नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती है वो भी हमको तो पढ़ना जरूरी है ना। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर बच्चों, यहां पर जो हमने ये इस फिगर को तो ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था। अब यहां पर जो दिख रहा है आपको, जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे कम दिख रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ये मिल गया हमें नोड्स। तो मुझे बताइए नोड्स क्या होगा, तो नोड्स होगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा उस टाइम पर, यानी हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ता है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, जो हमारे एम्पलीट्यूड का इक्वेशन था 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। अब बच्चों मुझे बताइए cos की वैल्यू 0 कब आती है, तभी आती है ना जब वो π/2 3π/2 5π2 होती है तभी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये जो 2 pi x अपॉन लैम्डा है ये 0 आएगा कब, जब इसकी वैल्यू जो आएगी π/2 या 3π/2 या 5/2 आएगी, तो इस तरह से मिलेगी। अगर मैं यहां पर पकड़ू 2 pi x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू π/2 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 मिलेगा। उसको फिर से और सिंप्लीफाई तो 3 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो ये मुझे x की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। राइट, अब बात करनी है हमें यहां पर इसकी। मैं अगर इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करता हूं तो मुझे p की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, और वो क्या मिलते हैं, p इज इक्वल टू 1 2 3। यहां पर p क्या है बच्चों, तो p है आपका इंटीजर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा, जो दो सक्सेसिव नोड्स है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2। अब हमको क्या देखना है बच्चों, जो एंटी नोड होता है उस एंटी नोड की कंडीशंस क्या होगी, इसके बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो एंटी नोड तो आपको पता है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी अगर मान लीजिए ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट a है और नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट a है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, प्लस और माइनस 2a आने वाला है। ये इसकी कंडीशन है। तो यहां पर हमने फिगर बनाई है और यहां पर हम दिखा देते हैं एंटी नोड इस तरह से होता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये a है तो हम प्लस और माइनस 2 आएगा, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है। अगर इस साइड में प्लस 2 आएगा तो उस साइड में माइनस 2 आएगा। तो यहां पर हमको एम्पलीट्यूड मिल जाता है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 है, ये वैल्यू हमको मिल जानी चाहिए। मिल गई है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों अगर मैं a की वैल्यू 2a रख दूं, प्लस और माइनस 2a रख दूं, तो मुझे इस तरह से इक्वेशन मिलता है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, 2a को कैंसिल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 pi x अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू मिल जाती है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर cos 2 pi x अपॉन लैम्डा की वैल्यू प्लस और माइनस 1 कब आती है, प्लस 1 तो तब आती है जब वो 0 होता है, माइनस 1 कब आती है, जब वो पाई पे होता है,
फिर से +1 कब आती है, 2 पाई होता है। तो इस तरह से निरंतर चलता रहता है। तो मुझे 2 पाई x अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या मिलती है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे निरंतर वैल्यू मिलते रहती है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल देता हूं, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0 डाल के देखता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा रे बच्चों, मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद मैंने अगर क्या किया, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई ले लिया, तो मुझे x की वैल्यू की क्या मिली, 2 बाय लैम्डा। इसी तरह से सो ऑन मैं करते जाऊंगा तो मुझे x की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएगी। x इज इक्वल टू 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, ऐसे मिलती जाएगी वैल्यू। तो यहां पर अभी देखिए बच्चों, दैट इज x इज इक्वल टू लैम्डा p बाय 2 वेयर p इज इक्वल टू 0, 1, 2। ये क्या निकाला हमने, ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला निकाल लिया है, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे तो हमको नोट्स और एंटी नोट्स की वैल्यूज मिल जाती हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए और अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमको क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। तो इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज देखनी है, एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव। तो जो भी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से होती है, जब भी दो आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे की सुपरपोज होती है तभी। या तो ये ट्रांसवर्स वेव हो सकती है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है। बच्चों अभी तक हम देख रहे थे ट्रांसवर्स वेव्स का, तो आगे हमको देखना है लॉन्गिट्यूडनल। थोड़ी देर में वो आपको दिख जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसका भी आपको दिख जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे होते हैं। तो थोड़ा सब्र रखिए, वो भी हम दिखा देंगे। ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ, यानी वो वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही है, तो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है जिसका पाथ जो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया, डायरेक्शन कैसी है बच्चों, अपोजिट है। वैसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, वैसी वेव्स को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। और वो कब प्रोड्यूस होती है, तो ये कंडीशन के अंदर ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये है बच्चों हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो बच्चों देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज और इंटरफेयर, द रिजल्टिंग वेव इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एज शोन इन फिगर। तो यहां पर देखिए बच्चों, जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही है या इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स मिल रही है। अब देखते हैं बच्चों इसमें नोड्स कैसे बनते हैं और एंटी नोड्स कैसे बनते हैं, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पर ये नोड्स कैसे बन रहे हैं और एंटी नोड्स कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आप फटाफट इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स किस तरह से बनती है वो हमें देखना है। इफ टू आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफेयर, द रिजल्टिंग वेव इज लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमने क्या लिया है, एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड को छोड़ते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये एक फिगर दिख जाएगी। यहां पर ये फिगर में क्या हो रहा है, आपको कहीं पर आपको नोट्स दिखाई देंगे, कहीं पर एंटी नोट्स दिखाई देंगे। तो जहां पर आपको गैप दिख रहा है वहां पर कोई आप पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं थर्मोकोल, क्या बन रहा है बच्चों, वो बन रहे हैं नोड्स। और जहां पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिख रहा है उस थर्मोकोल के पार्टिकल का, वो बन रहा है आपका बेटा एंटी नोड्स। ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा सही तरीके से किस तरह से वो नोड्स बनते हैं और किस तरह से एंटी नोड्स बनते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ही समझ में आ गया हो। अच्छा, तो ये जो डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठवां पॉइंट एक साथ। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों चौथा पॉइंट क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो हमने क्या कहा, जो दो नोड्स होते हैं और दो नोड एंटी नोड्स होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, इन बीच के डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। समझ में आ गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो क्या होता है, नोड्स और एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली, यानी पहले नोड बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा, फिर नोड बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा, ऐसे चलते रहेगा। अब यहां पर बच्चों दो नोड्स
और दो एंटी नोड्स, कॉन्सिक्वेंट नोड्स और कॉन्सिक्वेंट एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा λ/4। ये हमारा है पांचवा पॉइंट। ठीक, छठवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो क्या करता है, पीरियोडिकली वेरी करता है स्पेस के अंदर। ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी जो सभी पॉइंट्स होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। अब देखते हैं बच्चों हमारा सातवां पॉइंट क्या कहता है। हमारा सातवां पॉइंट, दो ऑल द पार्टिकल्स पोजेस एनर्जी, यानी जब हमने थर्मोकोल को देखा था उस सिलेंडर के अंदर तो हमको क्या पता चला, वो उठ रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी तो है। अब उसके पास एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी प्रोपागेट नहीं हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है ना। क्या वो इधर जा रहा था? नहीं, वो जस्ट अपनी जगह पे उड़ गया था, एनर्जी के कारण वो एक्साइट हो गया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उसके पास क्या थी, वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, देयरफॉर वी कॉल इट एज अ स्टेशनरी वेव। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो अब चलता है बच्चों हमारे आठवें पॉइंट की ओर, और क्या कहता है हमारा आठवां पॉइंट। तो बच्चों आठवां पॉइंट जो कहता है, वहां पर क्या हो रहा है ना, जो पार्टिकल्स हो रहे हैं, जो अगर मान लो एक फेज में है तो वो हमेशा उसी फेज में रहने वाला है, उसमें कोई फेज चेंज वगैरह नहीं होने वाला है, या एक फेज से वो कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। वो ऊपर उड़ गया है, उस जिस फेज में था उसी फेज में रहने वाला है। और आगे का पार्टिकल अगर एंटी नोड में है तो वो एंटी नोड में ही रहेगा, अगर वो नोड में है वो नोड में ही रहेगा, तब तक जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं। अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, हो सकता है नोड वाला पार्टिकल एंटी नोड में चले जाए, हो एंटी नोड वाला पार्टिकल नोड में ले जाए, लेकिन गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए अगर कोई पार्टिकल नोड में है तो हमेशा नोड में रहेगा, अगर कोई पार्टिकल एंटी नोड में है तो वो हमेशा एंटी नोड में रहेगा। तो ये था बच्चों हमारा आठवां और लास्ट पॉइंट। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है लास्ट एग्जाम्पल और आपसे इजाजत लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 6.3 को। तो क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल 6.3, find the distance between two consecutive notes in a stationary waves on a string vibrating with frequency 64 Hz. The velocity of progressive waves that resulted in stationary waves is 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी है और क्या दिया है, वेलोसिटी दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेंगे। तो ये डेटा हमने लिख लिया है, गिवन भी लिख लिया है, स्पीड ऑफ वेव्स भी लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स लिखे हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, v = n लैम्डा है। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू यहां से आसानी से मिल जाएगी। तो ये क्या आ गई हमारे बच्चों, ये आ गई हमारे लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई है, 0.75 मीटर आ गई है। अब बात करते हैं बच्चों, हमको क्या पता है, जो दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स रहता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, λ/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, λ/2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाता है 0.375 मीटर, ये वैल्यू आ जाता है। तो कैसा लगा बच्चों आपको आज का ये वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।